वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा आज आपके संस्कृत विषय का पेपर? सुनने में मिला है मिडिल एजुकेशन जो पेपर अपलोड किया था वही आया था क्या? हाँ, मुझे पता है वही पेपर आया था। मैं उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड फाइनली इसी सिलसिले में अब आपके सामने कक्षा 9वीं के विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए आपका पेपर मेरे सामने रखा है, मैं वहां से क्वेश्चंस को रीड कर लिया हूं, क्वेश्चन में मैं टिक कर लिया हूं। अब यहां से सभी क्वेश्चंस को बांटने वाला हूं। तो फटाफट चलिए, सेम सेम खुल जा वाला कहानी हो चुका है और जल्दी से जल्दी आओ और इस छोटे से पतले से क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को लूट के ले जाओ और अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये क्वेश्चन बैंक तो 2023 का है क्योंकि 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। एंड फाइनली 2023 की क्वेश्चन बैंक से हम सभी क्वेश्चंस को टिक कराएंगे और आपका पूरा का पूरा पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जा रहा है। मैंने 3 दिन का पेपर उठा के देखा, 3 के तीनों पेपर क्वेश्चन बैंक से थे और अब 9वीं के विज्ञान का भी पेपर क्वेश्चन बैंक से ही है। ओके, तो चलिए फटाफट हम पेज को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और क्या होगा इनका सही उत्तर। मैं आपको बता देता हूं, उत्तर के दौरान एक एक प्रश्न को मैं आपको रटाऊंगा नहीं बल्कि समझा करके पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में पढ़ाऊंगा ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। यहाँ पर आप सबका अपना ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, एक नजर आप ब्लूप्रिंट को देख लीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जा रहा है, कुछ भी स्किप नहीं है। पीछे का आपका चैप्टर नंबर 12 बस स्किप किया गया है, बाकी कोई स्किप नहीं है। देखिए हम पेज को ओपन करते हैं, यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा मॉडल पेपर, जो कि मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये रहा आपके कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 1 और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अध्याय नंबर 1 के जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं बैक टू बैक टेलीग्राम पर सेंड किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए। यहां से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, सभी क्वेश्चंस को टिक करूंगा, समझाऊंगा भी, ध्यान समझना। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों? ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या होता है, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इस कारण से द्रवों की विसरण दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसकी इकाई की मात्रा द्वारा अवस्था में परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इतना लिख के कंप्लीट करना है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता हो। तो आप लिखेंगे किसी पदार्थ का अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के में परिवर्तन किए बिना सीधे गैस में कन्वर्ट होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब कोई चीज है जो ठोस से सीधे गैस बन जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आसान भाषा में एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप अपने घर में कपूर देखे होंगे, कपूर को कभी जलाना, कपूर रहेगा सॉलिड स्टेट में व्हाइट कलर का और जैसे आग लगाओगे तो वो गैस बन के सब उड़ जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो सिंपल सा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक मतलब होता है कोई चीज का गलना। तो जिस तापमान कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। एंड क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसका कोई द्रव उबलने लगता है एवं बाष्प में परिवर्तन होने लगता है, इसे क्वथनांक कहते हैं। इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा तगड़ा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। वो प्रश्न ये है कि गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो सिंपल से यार, गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सूती वस्त्र होता है वो जल का अवशोषण करता है। ठीक, और सूती वस्त्र पहनने से आपका जो पसीना है वो जल्दी सोख लेगा, इसलिए हमें गर्मी में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, एसीटोन पेट्रोल या ईथर डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, क्यों? तो एसीटोन पेट्रोल या ईथर डालने पर हमारी हथेली तथा आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर बाष्पीकृत हो जाते हैं, इस कारण से हमारी हथेली अधिक ठंडी हो जाती है। बस इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। गॉट इट? बाकी यहां से कोई भी ना स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप देख सकते हो, बर्फ का टुकड़ा जल में क्यों तैरता रहता है? तो सिंपल सा, बर्फ में जल के ठोस कणों के बीच रिक्त स्थान जल के द्रव्य कणों की अपेक्षा अधिक होता है,
इस कारण से बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता रहता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। यहां से प्रश्न पूछेगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलिए यहां से हमारा पहला प्रश्न, आसवन विधि क्या है? तो किसी मिश्रित अवस्था के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि को आसवन विधि कहते हैं। बाकी कोई नहीं आएगा, स्किप करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, धातु और अधातु में अंतर बताओ। तो धातु चमकीले होते हैं, ये चमकीले नहीं होते हैं। ये चांदी की तरह सफेद होते हैं और सोने की तरह पीले होते हैं, जबकि ये विभिन्न रंग के होते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं, ये तन्य नहीं होते। ये आघात वर्धनीयता होते हैं, ये आघात वर्धनीयता नहीं होते। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं और ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते। बस इतना आपको लिखना है। तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर के हिसाब से 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाएगा, तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। तो तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के होता है, जबकि यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर के होता है। तत्वों की संख्या वर्तमान में 112 है, जबकि यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। यौगिक मतलब क्या है यार? जिसको मिला दो बन गया यौगिक, ठीक, उसे यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट कहता है, तत्वों के गुणधर्म उनके सूक्ष्म कण परमाणुओं के कारण होते हैं, जबकि यौगिक के गुणधर्म सूक्ष्म कण अणु के कारण होते हैं। बस 3 अंतर यहां से आपको रेडी करना है। ठीक, बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। मतलब 2 धातु को मिलाना मिश्र धातु कहलाता है। चलिए यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, स्किप करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसे देख लेना एक बार। कोलाइडी विलयन के 2 गुण, कोलाइडी विलयन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन कहता है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा सकता। मतलब आप ऐसे नग्न आंखों से इसके कणों को नहीं देख सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी यहाँ से स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दूध में से क्रीम को पृथक कैसे करते हैं? तो सिंपल सा अपकेंद्रण विधि द्वारा करते हैं, इतना लिखना है। हाँ, टिंडल प्रभाव क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिंडल प्रभाव का अच्छे से पढ़ लेना। जब कोलाइडी कण प्रकाश की किरण गिरती है तो किरण को फैला देती है, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस खत्म, इस चैप्टर से इतने ही IMP क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ से जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है टेस्ट के थ्रू टेलीग्राम पर, तो जाइए जाकर के देखिए और टेस्ट भी दीजिए। चलो एक तगड़ा प्रश्न जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्य संरक्षण का नियम सिंपल सा कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही है। ठीक है, चलो तो ये अच्छे देख लेना। नेक्स्ट, डाल्टन के सिद्धांत का बिंदु नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, ये जो 3-4 पेज है ना आगे का जो भी टिक करा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी फिर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो इसका फोटो क्लिक कर लो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कीजिए। यहाँ से भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, एक बार इनका नाम देख लो, बाकी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 परमाणु की संरचना। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं, कौन कौन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक तगड़ा प्रश्न जो हमेशा पूछता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो पहला नंबर, रदरफोर्ड ने परमाणु की स्थायित्व व्याख्या नहीं कर पाए थे और इनके लाइन स्पेक्ट्रम में व्याख्या कर पाया था। ठीक, नेक्स्ट एक तगड़ा प्रश्न, समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न, उसे समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक मतलब जिसका समान परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे संभारिक कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कल समस्थानिक और संभारिक इस चैप्टर से। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थॉमस का परमाणु कभी नहीं पूछता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कभी नहीं पूछता है। ठीक, ये भी नहीं पूछेगा। हाँ, ये देखो समस्थानिक और संभारिक जो बोला था ना, ये यहाँ पे लिखा है, इसको तो अच्छे से कर ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 गुण, ये भी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। बोर के परमाणु की कमियां, इसे अच्छे देख लेना, ये 3 नंबर के आपसे प्रश्न बनेगा, बस बाकी स्किप कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने कहाँ तक कवर किया? इकाई 4 तक। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं जल्दी जल्दी।
तो 1 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे, अगेन बता रहा हूँ। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र ये भी नहीं आएगा परीक्षा में, ठीक। अमीबा, हाँ ये वाला, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोशिका 3 अंग, ये भी नहीं आएगा। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, हाँ ये पूछेगा 10वां नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली क्या कहा जाता है, इसका भी फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है विलियन पूछा है, तो विलियन आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन 20वां नंबर अच्छे से पढ़ लेना भाई। ये देखो क्या लिखा है, अचार में नमक या तेल कम होने पर वह खराब हो जाता है, क्यों, क्या रीजन है, तो इसका आंसर पूरा ये लिखना है, ठीक। नेक्स्ट देखो 26 नंबर, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। और एक अंतिम प्रश्न आपको पूछेगा पादप और जंतु कोशिका में अंतर, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में एक चित्र आएगा, चाहे पादप आ जाए चाहे जंतु आ जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने अध्याय 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे अध्याय 6 से आगे के क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यू बने रहो, पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा, फिर तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, पक्का है वादा। तो जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ओके, बाय बाय।